हेलो फोर्थ कमिंग सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? जैसे ये डेट आई, जो कि अभी अनुमान कर रहे हैं कि 17 जुलाई को आपका नीट होने जा रहा है, तो कईयों को लगता है यार बस अब तो लपक के पढ़ना होगा, कम सोना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी पढ़ाई करने के लिए नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद अभी भी आपको 7 to 8 आवर्स लेनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए इंस्टॉलमेंट में, और नींद होनी चाहिए एक साउंड स्लीप कंटिन्यू, कम से कम। जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी एक साथ नहीं करते ना, बीच में गैप होता है, इसलिए हमेशा गैप होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक फॉर बेटरमेंट। अब आती बात, आज आपकी तारीख है 4 अप्रैल। अगर 17 जुलाई को नीट होती है, कुछ बच्चे कह रहे सर 24 जुलाई को होगी, कुछ भी होगी। अरे आज अगर हम देखते तो 103 दिन है, इफेक्टिव 100 दिन मान लो, 100 डेज मान लो। 24 को हुई तो 110 दिन मान लो। अरे कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अगले इस तारीख तक आपका रिविजन होना चाहिए, आपका इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, आपका इतना टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। अलग अलग बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं। कोई 10th के बाद 2 साल से स्टार्ट हो गया है, कोई अभी हो सकता है 12 के साथ हो, कोई 12 के साथ साथ अभी बोर्ड की तैयारी भी कर रहा हो और अपने लिए पढ़ाई भी कर रहा हो, कोई 12 पहले ही कर चुका हो और 1 साल डिवोट करके तैयारी कर रहा हो। सबकी अपनी अपनी पढ़ाई की अलग अलग पोजीशन है। इसलिए कायदे से मेरा ये कहना है, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि आगे आपको अगले महीने तक क्या करना है। आप अपनी पढ़ाई का मिरर जानते हैं। इस सबसे बढ़िया होता है आपकी पढ़ाई का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कभी रिमोट कंट्रोल, कभी भी रिमोट कंट्रोल किसी भी जगह दूसरे के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना वो कभी भी बदल देगा चैनल और आपको परेशान कर जाएगा। हाँ, लेकिन तरीका ऐसा, बात ऐसी करेंगे आपको लगेगा यार कितने भी दिन हो, मेरा इस साल एक मेडिकल कॉलेज इंतजार कर रहा है, एक सीट पे मैंने रुमाल रख दिया है, इस साल तो मेरे नाम के आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्डन वर्ड डॉक्टर जरूर लगेगा, ये आपका विश्वास हो जाएगा। अरे एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। अगर बोलूं एक दिन 24 घंटे, और बोलूं 1440 मिनट, और बोलूं 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड्स। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कह दूं सेकेंड की सुई की रफ्तार के साथ गिनती गिनना चालू कर दो, तो फिर मिलते उसके बाद, जरा हो जाए एक दिन। और इतनी देर बाद मिलोगे, 86,400 तक आपको गिनती तक पहुंचना होगा, तब जाके एक दिन होगा। समझो एक दिन भी कितना बड़ा होता है। अरे बच्चों, समय कभी कम नहीं पड़ता, हमारी सोच छोटी हो जाती है, और कहते हैं छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए अपने को तैयार, जो आप लेके चल रहे हो उसमें ये लेके चलो, कितना भी समय हो, हर दिन हमको बस अपना जहां पढ़ाई पे कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, बस पढ़ाई करनी है मन की घड़ी से, दीवार वाली घड़ी से नहीं, बाहर की घड़ी से नहीं। हम कितने घंटे पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वांटिटी आवर्स है। हम कितने घंटे, कैसे, कब, कहां और क्या पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके हाथ में है क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई या फिर क्वांटिटी आवर्स की पढ़ाई। आपके हाथ में पढ़ाई भी है, जरा ध्यान से देखना। अगर हम अपने हाथ को देखें तो अपने हाथ में पढ़ाई को ऐसे देख सकते हैं। मेरे साथ साथ चलना बच्चों, छोटी उंगली से बात करते हैं। आप अपनी पढ़ाई में जहां पर भी हैं, आप 12 के साथ हैं या 10 के बाद 2 साल की तैयारी में चल रहे हैं, या 12 कर चुके उसके बाद तैयारी में चल रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले हाथ आता है कि हमको अब क्या पढ़ना है। तो जो पहली बार कुछ पढ़ रहा है उसको कोई क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, कोई टेस्ट मिस नहीं करनी चाहिए। किसको क्या पढ़ना है, अगर कोई अपना कोर्स खत्म कर चुका है तो उसको रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब ढंग से और बात आगे करेंगे, लेकिन उसको रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब इतना सा बोल दूंगा, जिसको हम पढ़ चुके हैं और हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन समय के साथ वो हो जाता है डायल्यूट। हर चीज हमेशा याद नहीं रहती। जरा हल्की सी दुखद कल्पना करो, लगेगी पहले सुखद, लेकिन बाद में बोला अच्छा हुआ नहीं याद रहा। अगर किसी को जन्म से लेके आज तक सारी बातें हर पल दिमाग में याद रहे, बताओ उसकी हालत क्या होगी? वो पागल खाने में होगा। इसलिए हमेशा हर चीज याद नहीं रहती, लेकिन उससे जुड़ी चीज सामने आती है तो अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल होता है। तो रिवीजन का मतलब रिवर्स गियर की स्टडी। पहले आप जब शुरू में पहली बार पढ़ते हैं तो हमेशा आप पहली बार उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉजिक रीजनिंग से उसके अंदर बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट कर रहे हैं, तब वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठता है। जिस नेचर का सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको उस नेचर से आप डील करते हैं, फिर आप उसके अंदर फील करते हैं, फिर आप उसमें क्वेश्चन करने की झील करते हैं। ये होता है तरीका। रिवर्स गियर स्टडी मतलब आपको क्वेश्चंस करके थ्योरी पे आना होगा कि कहां दिक्कत आ गई है। तो ये बात हुई क्या, किसको क्या पढ़ना है वो समझ सकता है,
लेकिन जो पहली बार कहीं भी पढ़ रहा है वो हमेशा कोई भी चीज छोड़े नहीं। दूसरी उंगली उसके पास वाली बोलता हूं, हाउ मच आवर्स, कितने घंटे पढ़ना है। वही बात आ गई, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी आवर्स। और क्वालिटी आवर्स में मतलब ब्रेक फॉर बेटरमेंट। आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बायो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते शुरू में आपका बहुत अच्छा था, कंसंट्रेशन पूरा फोकस होकर पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक आपको केमिस्ट्री याद आ गया, या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपको बायो याद आ गई। यानी आपको, मैं तो इतना कह रहा हूं, आप अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई घर की बात याद आ गई, यानी कोई भी चीज पढ़ के दूसरी बात याद आ रही है, यानी कि वहां पे आपका ब्रेक पॉइंट आ गया कंसंट्रेशन का, और वहां ब्रेक बनता है, ब्रेक फॉर बेटरमेंट। और जहां ब्रेक लेके पढ़ाई करोगे, वो जितनी पढ़ाई करोगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी, क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई होगी। और इस ब्रेक में हमेशा इस दिमाग को आपको रिलैक्स करना है, इसलिए ऐसा काम करो जिसमें दिमाग हट जाता हो। भले हल्का सा कुछ गा लो, कुछ बजा लो, कुछ खा लो, कुछ रूम की सफाई कर लो, कोई योग प्राणायाम कर लो, लेकिन दिमाग को हटा लो। ये हो गया आपका कितने घंटे पढ़ना है। अब आता है बीच वाली उंगली, व्हेन, कब पढ़ना है। पढ़ने का वैसे सबसे अच्छा समय नो डाउट जब आपका मन लगे तब पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम स्कूलिंग की याद करें, जब हम पढ़ाई बचपन से कर रहे हैं, तो हमको मालूम है रात को जल्दी सोते थे, सुबह स्कूल जाना, इसलिए नहीं सोते तो सुलाए जाते थे क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। यानी वहां चलता था हमारे बचपन की पोयम को लेके, जिंदगी सफर को लेके चलते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए किसी इंसान को, जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी हर काम का होना। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं जिसने अब जो तरीका बना रखा है उसे चेंज ना करे, लेकिन आगे जाते जाते ये मत सोचना कि आप रात को देर तक जग के पढ़ते हो और दिन में सोते हो तो एग्जाम भी आपके हिसाब से होगा। एग्जाम को तो अपना टाइम फिक्स है, इसलिए आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को इसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। लेकिन इतनी सी बात जरूर है कि अगर आपकी जो पढ़ाई कभी नहीं होती, दोपहर नहीं होती, शाम को नहीं होती, रात को दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कोई टॉपिक का पैराग्राफ पढ़ो को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रही है, क्या दे रही है, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आराम से रिलैक्स होकर सोने चले जाओ विद एक सेटिस्फेक्शन कि सुबह करेंगे। और सुबह उठ जाइए एक साउंड स्लिप के बाद, और फिर देखिए सुबह आपकी हर तरह की पावर 100% होती है। वो आपकी लर्निंग पावर हो, वो आपकी मेमोरी पावर हो, या ग्रेस्पिंग पावर हो, या पावर हो अंडरस्टैंडिंग हो, सब पावर आपकी आइडियल 100% होती है। इसलिए जो पढ़ाई आपकी दिन में, दोपहर में, शाम को नहीं हो रही, उसको सुबह आप कर लोगे, क्योंकि सुबह का नाम है मॉर्निंग, मोर इनिंग एक्स्ट्रा इनिंग। सुबह की पढ़ाई फास्ट पढ़ाई होती है, सुबह की पढ़ाई बारी बार देखने की पढ़ाई नहीं होती। सुबह की पढ़ाई का इतना विश्वास होता है कि एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने के बाद, टेस्ट देने के बाद देखेंगे क्या भूल गए या क्या दिक्कत है। इसलिए जो पढ़ाई, एक एडवाइस दे रहा हूं, आपसे उम्र में काफी बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए यहां यह भी कह सकता हूं, जो ना माने बड़ों की सीख, कटोरा लेके मांगे भीख। इसलिए यहां जो पढ़ाई आपको कहीं दिक्कत करे, बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, या कोई क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, आप उसको सुबह के लिए छोड़ दीजिए। सुबह वो आराम से कर लेंगे, क्योंकि सुबह आपकी होते हैं आइडिया वाला टाइम। सुबह धांसू आइडिया आते हैं, अलग अंदाज में क्वेश्चन कर जाएंगे। सुबह दिमाग बहुत गजब का चलता है। तो यह है वैन। बाकी जो आपने बना रखा है उसमें अभी मैं एकदम चेंज नहीं करना चाहूंगा, धीरे धीरे आप अपने टाइम को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक दिन में एकदम परिवर्तन भी नहीं होता। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि जब आपके लास्ट के 10 दिन रह जाएं, जो कोई भी डेट हो, तो अपनी आदत में आ जाएं कि जो आपका दोपहर का अगर 2 से 5 का टाइम एग्जाम का है, तो वो आपका पूरा एक्टिव मोड का होना चाहिए। तब आपकी आदत हो जानी चाहिए कि 2 से 5 मैं हमेशा एक लगातार 3 घंटे की सिटिंग की प्रैक्टिस करके तैयार हो चुका हूं या तैयार हो चुकी हूं। तब आपका इतना भी ध्यान होना चाहिए कि वहां एग्जाम के हिसाब से जो आप एग्जाम देने जाते हो, बिल्कुल वही माहौल, वही एनवायरमेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल का बनाकर अपने घर पे वैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इतने आदत में आ जाओ कि बीच में वहां पर भी आप कभी वॉशरूम में नहीं जाओगे, किसी तरह की और एक्टिविटी के लिए नहीं जाओगे। इसलिए आप आदत डालो 2 से 5 जब आप अपने लिए उस प्रैक्टिस पर आओ, तो उससे पहले इन चीजों से फ्री होकर ही बैठो, ताकि आपकी वो बिल्कुल आदत में आ जाए। यह आपको लास्ट के 10 दिन जो रह जाएंगे उससे पहले तक अपने को तैयार कर लेना चाहिए। यह बात हुई वैन की। अब आती इसके बाद यहां पर वेयर, पढ़ाई कहां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहां कर रहे हो। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपना उनका एक कमरा है, वो कमरा उनकी पढ़ाई की दुनिया है। वो कमरा उनके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोल करता है। कभी उसका लिविंग रूम है, कभी स्टडी रूम है, कभी उसका वो कोई सा भी बोलिए, लेकिन इस समय आपकी पढ़ाई का
जिनका घर में पढ़ाई चल रही है, वहाँ उनके घर में ड्राइंग रूम भी है, लिविंग रूम भी है, स्टडी रूम भी है, कुछ भी है, बालकनी भी है, छत भी, जो भी है, तो यहाँ पे आता है कहाँ पढ़ाई करें। तो वास्तव में वहाँ पढ़ाई करें जहाँ पे दूसरे की प्रेजेंस महसूस ना हो, क्योंकि पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके लिए आपको सबसे अच्छा है स्टडी रूम के हिसाब से जहाँ है वो आपका अपने पीजी में या हॉस्टल में सिंगल रूम हो, तो वही आपकी दुनिया है, तो वहाँ आराम से बैठ के पढ़ाई करिए। अब आती बात छत पे पढ़ाई कर रहे हैं कि कब कर रहे हैं, तब करेंगे जब कोई रिवीजन करना हो, क्योंकि पढ़ाई करने के तरीके क्या हैं, बैठ के पढ़ना, लेट के पढ़ना, अलग अलग पोस्चर के हिसाब से, या फिर घूम के पढ़ना। और घूम के पढ़ने के वजह से पढ़ते हैं, घूमते हुए, देखते हुए, बोल बोल के पढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि खुद तो घूम रहे हैं और दूसरे से बोल रहे हैं कि तुम बोलते जाओ मैं सुनता जाऊंगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कई तरीके। लेकिन बच्चों, जब सबसे पहली बार, इसको ध्यान सुनना, जब किसी भी चीज को पहली बार पढ़ो, किसी से या खुद से, किसी से मतलब जब इसको आप पहली बार क्लास में पढ़ रहे हो, तो वहां पे टीचर पढ़ा रहा है, आपका पढ़ाई का मोड ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, आपको हमेशा वहां पर बिल्कुल टेबल कुर्सी के हिसाब से बैठकर, बैकबोन स्ट्रेट, ताकि आप यूज करें, उसका उठाएं बेनिफिट रिफ्लेक्स एक्शन का, वैसे पढ़ना चाहिए। ये तो आपके क्लास में टीचर से पढ़ने की बात हो गई। और जब रूम पे जाके इसको आप अपनी सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हो, तो वहां भी आपको टेबल कुर्सी के हिसाब से बैठ के पढ़ना चाहिए। ये हो गया आपका। और अगर आप उसके बाद जब उसको ढंग से पढ़ चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, और कभी रिवीजन कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहे हो, अपने क्लास नोट से रिवीजन कर रहे हो, तो आप आराम से फिर घूमकर कभी बालकनी में, कभी छत पर पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां आपको मालूम है बालकनी है कि छत है, वहां पे दूसरा कोई भी नजर आ सकता है, आपका वहां पे ब्रेक हो सकता है कंसंट्रेशन। इसलिए जो पढ़ाई आपको हल्की लगती है, जो आपको केवल एक ग्लांस देखना है, तब आप उसको ऐसे बालकनी में, छत पर या गार्डन में कर सकते हो। अदरवाइज जो पहली बार पढ़ रहे हो, तो हमेशा बेस्ट तरीका होता है आराम से टेबल कुर्सी के हिसाब से कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करिए। अब आता है, इसमें जो बात मैंने बोली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ, कैसे, कहाँ के अंदर कैसे की बात भी छुपी हुई है। अगर आप लेट के पढ़ाई कर रहे हो, आप सोफा उस पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ सोफे पे कैसे बैठते हैं, टेक लगा के बैठते हैं, तब तो ये पढ़ाई आपके लिए कभी काम नहीं आएगी। और बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन का फ़ायदा उठाते पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई हमेशा दिमाग में बैठेगी। तो बैठ के पढ़ाई करोगे तो दिमाग में बैठेगा, और लेट के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई बहुत लेट हो जाएगी, बहुत टाइम लगाएगी। इसलिए ये अंगूठा है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने तरीके गलत लगाए, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तब तो पढ़ाई आपके लिए हवा है। और अगर प्रॉपर रूप से बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई आपके लिए पहुआ है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई कर रहे हो। और अभी तो पढ़ाई केवल अपने 3 पसंदीदा सब्जेक्ट, जिनको आपने अपने करियर के लिए डॉक्टर बनने के हिसाब से, साइंस बायो के हिसाब से ऑप्ट किया है, ये आपके केवल 3 सब्जेक्ट खुद के पसंद के सब्जेक्ट हैं, जो कि आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। और जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें मन लगता है, जिसमें मन लगता है उस पर दिमाग चलता है। और इंसान की 2 ही तो चीज़, मन और दिमाग से कोई भी चीज़ अपनी हो जाती है। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, इसलिए अपनी इस पढ़ाई के लिए सबसे आसान पढ़ाई कर रहे हो, बस इसके अंदर पढ़ने का जो आपका तरीका है, कैसे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बचपन का वो खेल पहुआ, समझते हो, पहुआ ऐसा खेल जो अभी आपने खेला नहीं हो, लेकिन किसी को खेलते हुए देख लो तो कुछ देर में आप खेलते हुए पाए जाओगे, इतनी जल्दी सीख जाते हैं, वो पौवा लगेगा। तो ये था पढ़ाई आपके हाथ में। ये 5 कहते हैं। सबसे पहले बोला मैंने क्या, आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया, व्हाट, फिर बोला मैंने हाउ मच, कितने घंटे, फिर बोला व्हेन, कब, फिर बोला वेयर, और लास्ट में हाउ। ये 5 से आपकी पढ़ाई आपके हमेशा हाथ में है। और जब इनको कॉम्बिनेशन से, ढंग से, ट्यूनिंग के साथ यूज करोगे, तो ये मुट्ठी में पढ़ाई होगी। और मुट्ठी में पढ़ाई भी होगी, मुट्ठी में आपकी कोई रैंक भी होगी, मुट्ठी में आपके कोई कॉलेज की सीट भी होगी, मुट्ठी में आप जो चाहें उसको बना सकते हो। तो ये बंद मुट्ठी इस पढ़ाई के प्रॉपर 5 चीज़ से कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब ये जो पढ़ाई आपने जिसने भी जितनी भी कर ली है, उसमें अगर एक बार पढ़ाई करके छोड़ दो तो कभी काम नहीं आती। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, और पढ़ाई भूली क्यों, तो सबका एक ही जवाब होगा, इनको हमने वापस नहीं देखा, इनको पलटा नहीं, यानी इनको रिवाइज नहीं किया। तो ये रिवीजन क्या करता है, किसी भी पढ़ाई को मजबूती देता है, उसे पक्का करता है, फिर वो चीज़ पढ़ाई आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो ये रिवीजन करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बच्चों ध्यान सुनना, साथ साथ चलना, रिवीजन कर लो। ये नहीं कि आपने जो पढ़ा उसको रीड कर रहे हो, गलत। हम जब जिसको पहली बार पढ़ते हैं तो उसका पहली बार इंप्रेशन पड़ जाता है कि किसको बारी बार देखना होगा। इसलिए रिवीजन में 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल, कॉन्क्रीट और सॉलिड। 3 वर्ड बोले, एक्चुअल, कॉन्क्रीट और सॉलिड। सबसे पहले एक्चुअल का मतलब, रिवीजन का मायना है रिवर्स गेयर स्टडी। आप किसी भी चीज को अगर रिवाइज कर रहे हो तो आप क्वेश्चन करके देखिए कि आपके किसके टॉपिक में दिक्कत आती है, और जिसके टॉपिक में दिक्कत आए उसके अब आराम से सबसे पहले अपने क्लास के नोट्स को देखिए, उसको ढंग से पढ़िए, उससे साथ करे हुए एग्जाम्पल जो सर ने करा उनको देखिए, आपको अपने आप विश्वास आ जाएगा, अब हो जाएगा। यह है रिवीजन का एक्चुअल तरीका, जिससे रिवीजन वो डिफाइन होता है। दूसरा, कॉन्क्रीट का मतलब, ये टॉपिक जिसके लिए आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो तो उसका इतिहास, उसका पुराना क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्या कहता है। अगर पिछले आप केवल 5 साल यानी 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल के पेपर देख लोगे, उससे काम चल जाएगा। और किसी को किसी टॉपिक में ज्यादा डर लगे तो 2 साल और पीछे कर लो, 7 साल कर लो, 2000 आप 15-16 भी कर लो। लेकिन अगर 7 साल के अंदर आपके जो आए हुए इसमें क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं तो फिर आपका विश्वास साथ रहेगा कि अगर ये पुराने 7 साल के क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं तो अगला साल उसमें मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा। तो खामोखा का जो डर है, जो खौफ है, वो निकल जाएगा और विश्वास अंदर तैयार हो जाएगा। ये हुआ आपका कॉन्क्रीट तरीका। तो आपको हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करने चाहिए, लेकिन उन्हीं को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करने चाहिए जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है। और जो अभी आपने सिलेबस को लेकर चल रहे हैं उनके अपने आप ही मॉड्यूल एक्सरसाइज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की अपने एक्सरसाइज होती है, जिसमें हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन कब कब पूछे गए उनको आप देख सकते हो। और अगर वो क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं यानी आप तैयार होते जा रहे हो। अपने अंदर आराम से रखो भाई पिक्चर, आराम से अच्छी तैयारी हो रही है। अब आता है तीसरा स्टेप, आपने अपने लिए दोनों चीज तो कर ली, लेकिन सॉलिड तैयार आप तब होंगे जब आपके लिए है जो ये एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है, इसका नाम है सीबीएसई, और सीबीएसई की प्रेस्क्राइब एनसीईआरटी। इसलिए आपको एनसीईआरटी को जरूर देखना है। हो सकता है आपके सर एनसीईआरटी के लिए मना करें, लेकिन आपको एग्जाम देना आपके सर को नहीं देना है। अब अपने सर को लेके जाओगे, पढ़ाने वाले सर को लेके नहीं जाओगे। इसलिए ये सर नॉलेज के हिसाब से भी और रिवीजन के हिसाब से भी, एनसीईआरटी के हिसाब से भी सॉलिड तैयार होना चाहिए। इसलिए यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बच्चों ध्यान सुनना। एनसीईआरटी आपके इस नीट एग्जाम की एक मदर पार्ट के रूप में बुक है। कहते हैं ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अब आराम से मातृ देवो में एनसीईआरटी को मदर कह सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को आप फादर कह सकते हैं, और जो आपके आचार्य देवो भव हैं उन्होंने जो क्लास में पढ़ाया है, उनके जो नोट्स हैं, उनको आप वो पार्ट बोल सकते हैं। उन दोनों को तो आपने देख लिया, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर देखना। और इसमें अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चों ध्यान सुनना बात को। एनसीईआरटी में जो आपका सबसे पहले, जिसके लिए आपने डॉक्टर बनने के लिए बायो लिया है, जिसमें आपकी जूलॉजी बॉटनी है, वो एनसीईआरटी तो ये मान के चलो वहां से एक एक पेज से क्वेश्चन नहीं, एक एक लाइन से क्या, एक एक क्वेश्चन से, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बन जाता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन आए हैं, एक वर्ड से क्वेश्चन बन के आए हैं। इसलिए एनसीईआरटी बायो के लिए तो, जूलॉजी बॉटनी के लिए तो बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे आ जानी चाहिए, उसमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। इसमें गजब से एनसीईआरटी का आपका बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, ना कंटेंट टेक्स्ट के अंदर, एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, पॉइंट्स टू पॉन्डर हो या कह दीजिए समरी हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ड एनसीईआरटी में किस पेज पे लिखा है, किस जगह लाइन पे लिखा है, ऊपर लिखा है कि बीच में लिखा है कि नीचे लिखा है। इतना एनसीईआरटी का आपको रिवीजन हो जाने चाहिए। जो एनसीईआरटी को शुरू से लेके चल रहे हैं वो समझदारी कर रहे हैं, और जिसने नहीं किया है तो अभी पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ना और उसके पीछे पढ़ना, ताकि वो आपके टिप्स पे आ जाए। जो चीज हम टिप्स पे लाना चाहते हैं उसको अगर दिन में 2-3 बार देख लें तो रात को सोने जाएंगे, लगे यार ये तो चीज याद है, वो टिप्स पर आ गई है। अब वो भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ये तो हो गई बायो के हिसाब से। और जहां अपन बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को आपको लेके चल रहा है, जिसमें आप केमिस्ट्री के हिसाब से एक बार अपने क्लास में पढ़ने के बाद आराम से उसके अंदर पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, हर चैप्टर के लिए बोल रहा हूं, पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, इसके बाद सॉल्व एग्जांपल, ब्लू बॉक्स इंफॉर्मेशन, कोई भी साइंटिस्ट की बिब्लियोग्राफी, इनको ढंग से पढ़िए। ये जनरली हर चैप्टर की बात होगी, लेकिन कुछ खास बात बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी ढंग से देखनी है।
आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी है, हाइड्रोजन है, पी ब्लॉक है, आपके लिए बायोमोलिक्यूल्स हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसको ढंग से देखना है। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो सरफेस टेंशन भी आपको इससे देखना है। ये मैंने अलग से खास चैप्टर की बात कर दी, जिससे एनसीईआरटी से डायरेक्ट वेटेज ज्यादा है इन चैप्टर्स का। ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स को सबसे, जब सब कुछ हो जाए और आपको लगे कि बायो के अच्छे रिवीजन हो के एनसीईआरटी टिप्स पर है, केमिस्ट्री में भी सबको ऐसा कर लिया है और हर जो चैप्टर मैंने आपको बोले हैं उनको ढंग से एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, अब मेरे पास अभी भी टाइम है, तो आप फिजिक्स में एनसीईआरटी को जो भी आपने चैप्टर अपने ढंग से पढ़ लिया है, जिसके आपने टेस्ट भी कर लिए, हर कुछ कर लिया है, लेकिन एक निगाह हमें उसमें भी देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वो बुक एनसीईआरटी सीबीएसई की है। तो अपने लिए फिजिक्स में रिवर्स गियर के अंदर सीधे सबसे पहले देखिए पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, फिर सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, और फिर जो आपके इसमें कंटेंट में आर्टिकल होता है, और आपको मालूम है किसी भी टॉपिक का टाइटल हमेशा डार्क लेटर से लिखा जाता है, इसलिए आप आराम से उसमें पीछे पन्ना पलटते पलटते हर आर्टिकल का जो डार्क लेटर में लिखा हुआ है उसको पढ़िए, और आपको लगे यार ये तो टॉपिक सर ने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया, कवर ही नहीं किया, तो सर को एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है। हो सकता है किसी कारण सर कवर नहीं कर पाए हो, आप उसको ढंग से मुंडी झुका के और ढंग से उंगली या पेंसिल जो भी है उसको चला के दाना दाना ढंग से पढ़िए, एक एक शब्द को ढंग से पढ़िए और उसको ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार इस तरह के आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से फिजिक्स में आ चुका है, कई बार सीधे पॉइंट्स टू पॉन्डर से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए फिजिक्स को भी आपको एनसीईआरटी के साथ इस तरह से जरूर करना है। ये बच्चों एनसीईआरटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं लापरवाही मत करना। और आज आपको मालूम है कि एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर मैं उसको बोलूं तो आपको फेवर करने के लिए बन गया है, लेकिन कट ऑफ भी हाई जा रहा है। कभी कट ऑफ को पहले से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यह पक्का हो गया कि आजकल आसानी से 2 साल से लगातार पूरे में से पूरे मार्क्स भी आ रहे हैं। लास्ट टाइम 3 बच्चों के आए, कोई बोला एलन से तो आए नहीं किसी का, अरे कोई बात नहीं, एलन से आई 716 पर अमन कुमार त्रिपाठी, लेकिन 716 का मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% है। एज ए डॉक्टर वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसके एरर 0 है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ। एक क्वेश्चन में उसको लगा डाउट, छोड़ दिया, लेकिन 716 का मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। लेकिन यह बात पक्की है कि आपके केवल नॉर्मल 11-12 की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आज आपको मालूम है, अगर आउट ऑफ 720 की बात करूं तो 612 इस पे होता है 85%, 648 इस पे होता है 90%, 684 इस पे होता है 95%। जरा सोचिए, 612 पे लगता है बॉर्डर का सिलेक्शन, शायद कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल के हिसाब से मिल जाए। 612 85%, सोचिए एग्जाम का कट ऑफ कितना जा रहा है। ये एग्जाम टफ नहीं हो गया, ये एग्जाम आपसे कह रहा है कि आपकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। जब टॉपर फुल मार्क्स ला रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% है। और डॉक्टर का साइन बच्चों पॉजिटिव है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से बात सुनना, यह आपके लिए बहुत एक लक फैक्टर की बात है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जिस प्रोफेशन को लेकर चल रहे हैं उसका साइन ही पॉजिटिव है, इसलिए आपके कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा रिवीजन है सिली मिस्टेक का रिवीजन। अभी के ट्रैक में जितनी भी आपसे गलती हो गई है, हमेशा उनका गलतियों का रिवीजन करने के बाद ही कोई मॉक टेस्ट दो। गलतियों का रिवीजन करने के बाद ही दोपहर में 2 से 5 जब भी आप अपने लिए उसी सिटिंग के हिसाब से अपने को तैयार कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल के एनवायरनमेंट को लेकर, उसके हिसाब से पहले गलतियों का रिवीजन करो, फिर वो मॉक टेस्ट या वो जो भी आप दे रहे हो 2 से 5 एग्जाम दे रहे हो कहीं पर, उसको दो। हमेशा गलतियों का रिवीजन करके जाओ ताकि कोई गलती वापस रिपीट ना हो। और वापस से उस पेपर को देने के बाद ढंग से पोस्टमार्टम करो, कोई नई गलती तो नहीं हो गई, और कोई नई गलती हो गई तो मान के चलो यार अभी रिहर्सल में मालूम पड़ गया, एक गलती खजाना बढ़ गया, ताकि फाइनल डे तक हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और फाइनल डे में हमसे कोई गलती नहीं होगी। इसलिए गलतियों का रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों। फोकस पूरा करो, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। इस सिलेक्शन का सबसे बड़ा कीवर्ड अब हो गया है, जिस तरह से कट ऑफ जा रहे हैं इसमें अपनी एफिशिएंसी पे आ जाओ। आप जो क्वेश्चन करो बस सही करो, ये आदत डालो। और अभी आपको मालूम है कि पेपर पैटर्न जो लास्ट टाइम बना था, अगर वही रहता है तो आपके पास सेक्शन ए जिसमें कोई चॉइस नहीं है, उसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट में, और सेक्शन बी जिसमें आपको 10 आउट ऑफ 15 करने वाला चॉइस है, लेकिन वहां भी जो आपको अपने चॉइस के हिसाब से छांट के जो फर्स्ट 10 करोगे वही चेक होंगे। और दूसरा, आप उसके अंदर जिसमें आपका पूरा विश्वास हो कि यह आंसर मेरा पूरा सही है,
उन्हीं को बेस्ट 10 के हिसाब से छोड़ना, ताकि आपकी वहां पे एफिशिएंसी 100% रहे, कोई नेगेटिव नहीं हो। और जो आपके 35 क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपका करने का तरीका, कुछ बात और बाद में भी करेंगे, आज तो एक जनरल बात कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि यार सबसे बड़ा फैक्टर सर जो बोल रहे हैं और जो सब समझ रहे हैं इस बात को, एफिशिएंसी है, डॉक्टर का साइन पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव सरोकार नहीं होना चाहिए। इसलिए पेपर में कोई भी आपकी गलती आ जाए उसको और नोट कर लो, और एक तरीका बता रहा हूं, उसको अपना सेल्फ मिरर मानो, गलतियों के खजाने को सेल्फ मिरर मानो। और उसके लिए मैंने वैसे लास्ट टाइम 1 जुलाई 2021 में एक सेशन लिया था, उसका नाम ही लिखा था सिलेक्शन के लिए अनमोल क्या कर लो सिली मिस्टेक कंट्रोल। ये कहा था सिलेक्शन के अनमोल क्या कर लो सिली मिस्टेक कंट्रोल। तो आप उस सिली मिस्टेक कंट्रोल के हिसाब से क्या क्या तरह की सिली मिस्टेक आपने करी है उसे पॉजिटिव करके, जैसे आप ढंग से नहीं पढ़ते तो हमेशा अंडरलाइन करके ढंग से पढ़ना चाहिए, ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव करके हर गलती को। जैसे मान लो मेमोरी बेस पे आप किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली बायो में बच्चे मेमोरी बेस पे खटाक से आंसर टिक कर देते हैं, ऐसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपका नॉलेज का है, लॉजिक रीजनिंग का है, ठीक है, थियोरेटिकल बेस का है, तो उसमें भी जो मेमोरी पे उसका आंसर टिक कर देते हैं और घर जाके देखते हैं आंसर तो इसमें बोथ ऑफ देम होगा, ऑल ऑफ देम होगा। इसका मतलब हमें मेमोरी बेस पे आंसर टिक नहीं करना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव करके लिखा, कभी भी मेमोरी बेस पे आंसर टिक नहीं करना चाहिए, सारे ऑप्शन को एनालिसिस करना चाहिए। ऐसे हर गलती को पॉजिटिव करके नाम दीजिए सेल्फ मिरर, और उसको अपने पढ़ने की टेबल कुर्सी जो है आपके रूम में उसके सामने की दीवार पर लगा दो। जब पढ़ोगे तब तो ऑटोमेटिक उसका असर होगा, नजर मिलेगी, अपने आप उसका फायदा मिलेगा, सुधार होगा। और सुधार वास्तव में नजर कब आएगा, जब भी अपने रूम में या जहां भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां टेस्ट देने जा रहे हो, एग्जाम के साथ रिहर्सल की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, तो 2 से 5 या जो भी टाइम है आपका किसी एग्जाम जगह, अपने घर पे रूम में तो आपको 2 से 5 के टाइम रखना है ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाए। आप जब उसको करने बैठो उससे पहले 10 मिनट शुरू में उन गलती खजाने को, जिसको नाम दिया सेल्फ मिरर, ढंग से देखना। क्यों नाम दिया मिरर? हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में मिरर देख के निकलते हैं, देखते हैं यार जो खाया वो मुंह पे लगा तो नहीं है, बाल ढंग से है कि नहीं है, हल्का सा अपने को तैयार करते हैं और लगता है बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं और बाहर निकलते हैं। मालूम बाद में आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी सब आपको देखेंगे ताकि आप सबको अच्छे लगे, इसलिए अपने को स्मार्ट करके तैयार करके निकलते हैं। हर कोई करता, शर्म वाली बात ही नहीं इसके अंदर। तो वही तरीका आपको अपने लिए इस जगह एक मॉरल ड्यूटी की तरह करना है। कोई भी आप अपनी रिहर्सल प्रैक्टिस कोई भी करो 2 से 5, उससे पहले 10 मिनट आप ढंग से उस मिरर को देख लो, ढंग से एक गलती को पढ़ लो। और यहां बच्चों एक बात कह रहा हूं, जिन गलती को हम जिस दिन वापस एक बार ढंग से देख लें, कम से कम उस दिन उनमें से एक भी गलती रिपीट नहीं होती, और इसका पूरा फायदा उठाओ, यह गलतियों का रिवीजन। और लास्ट में एक बात कह रहा हूं, रिवीजन के साथ साथ ये अभी हाल टाइम चल रहा है मौसम के हिसाब से, सर्दी एकदम गई नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी रात को सर्दी हो जाती है, इसलिए थोड़ा अपने को स्वास्थ्य के साथ संभाल के रखना। गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रेशन के हिसाब से लिक्विड डाइट ज़्यादा रखना। लंच के टाइम आपका कोई ना कोई लिक्विड डाइट होना चाहिए। जहाँ भी आप हॉस्टल में कहीं पर हो तो वहाँ भी उनको बोलो या तो कोई केरी की आँच हो या दही की छाछ हो या कोई भी नींबू शिकंजी, कोई ना कोई चीज़ आपके हमेशा लंच के टाइम होना चाहिए। खूब अच्छे तरह से आपको पानी की जो कह दीजिए क्वांटिटी मेंटेन रखनी चाहिए। और रह जाती बात, रात को हमेशा लाइट डाइट लेके चलनी चाहिए। कई बार इंग्लिश में कहते हैं हैव ए ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, हैव ए लंच लाइक ए किंग एंड हैव ए डिनर लाइक ए बैगर। अगर आप ब्रेकफास्ट को अच्छा स्ट्रांग रखते हैं और लंच को नॉर्मल रखते हैं जहां लिक्विड डाइट पे फोकस करते हैं, और रात को डिनर में अगर आप वेरी लाइट लेके चलते हैं, तो हेल्थ के लिए कभी आपको फाइट नहीं करनी होगी और ना आप फिजिकली मेंटली दोनों हिसाब से हमेशा फिट रहेंगे। तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। डाइट के हिसाब से आपसे बात मैंने कह दी है। और अपने सफ़र में आज जो मैंने बात बोली है वापस आपसे कह रहा हूँ, कभी भी कोई आप मत पूछना कट ऑफ क्या जाएगा। कोई अगर कट ऑफ पूछे तो वो मूर्ख है, और कोई बता दे एग्जाम होने से पहले वो महामूर्ख है। कट ऑफ एग्जाम होने के बाद निकाला जाता है, लेकिन ये पक्की बात है कि जिस तरह से पेपर के लिए पैटर्न बना दिया है वो आपके फेवर में कर दिया है, और जिस तरह से रिजल्ट अभी 2 साल से आ रहे हैं उससे लग रहा है कि हमको हमारी एफिशिएंसी को बस एक ही की फैक्टर है, जितना हम करते हैं उसमें गलत नहीं करते, ये रख के चलना होगा। हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि पेपर हमारा शुरू टाइम के अंदर बिल्कुल इजी वे, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी चले। हम बिल्कुल डायनेमिक फॉर्म में ऐसे रहें जहां हमको केवल नॉलेज बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जब हम अगले राउंड में आए तो जोड़ लगा के आइशिया
जहाँ पे दिमाग को चलाना है दौड़ाना है वो भी करेंगे, लेकिन हमेशा पेपर को राउंड में करें ताकि हमारे फर्स्ट राउंड में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, बहुत बिल्कुल चार्ज हैं, बिल्कुल तरोताज़ा हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो। और उसके बाद सेकंड राउंड में उसका जो फ़ायदा होगा, जो हमारे लिए अगले राउंड में हमारा दिमाग भी अच्छा चलेगा, दौड़ेगा, हम डायनेमिक रूप से आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, हम आराम से क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज का होगा तो भी उसको समझ पाएंगे, 4 ऑप्शन कन्फ्यूजिंग होंगे तो उसमें भी आंसर निकाल पाएंगे कंक्लूजन से, ये फ़ायदा रहेगा। इसलिए पेपर को हमेशा राउंड में करना। ये आज की आपसे बातें करिए, आगे फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन इतना कह रहे हैं अपना बस सबसे पहले ये लेके चलना कि जब तक मैदान जंग जो भी एग्जाम की डेट होती है, 17 जुलाई हो कि 24 जुलाई हो कि 31 जुलाई हो, इन सब से अपने दिमाग को हटा लो, आज से लेके चलो, आज में जीना है। और एक दिन भी बहुत बड़ा होता है, बस हर दिन सुबह उठो एक नई एनर्जी के साथ, नए डिटर्मिनेशन के साथ, एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ, और दिन भर ढंग से कहीं टाइम के लिए एक्टिविटी नहीं हो और रात को सोने जाओ तो बस अपने को पिट तो पाओ कि तेने आज का दिन अच्छा अपने लिए जिया है, फिर सेटिस्फैक्शन और आराम से साउंड स्लीप, एक कंटिन्यूस स्लीप लेके आराम से अगले दिन उठिए। यह आपका तरीका होना चाहिए। इस तरह से आप चलेंगे तो आपका विश्वास हमेशा पक्का रहेगा और आत्मविश्वास आपका उड़ान भरेगा, तो आप सोच से भी ज़्यादा उस दिन फाइनल करके आ जाओगे। ओके बच्चों, डू योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। विजयी भव।